हेलो एवरीवन, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has described politics as acting in concert? हिंदी में राजनीति को कंसर्ट में अभिनय के रूप में किसने वर्णित किया है? ऑप्शंस है एरिस्टोटल, बी कार्ल मार्क्स, सी प्लेटो, डी हन्ना अरेंडेंट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज किया करिए और अपना आंसर आप लिखा करिए और लास्ट में मैच कराया करिए कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है हन्ना अरेंडेंट, जो कि अमेरिका की थी। इन्होंने ही पॉलिटिक्स को एक्टिंग इन कंसर्ट कहा था। अच्छा, क्यों कहा था? इन्होंने इसलिए पॉलिटिक्स को कहा था क्योंकि जैसे कंसर्ट में होता है कि कॉपरेशन ऑफ पीपल होता है, जहाँ पर लोग बोलते हैं, एक्ट करते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने पॉलिटिक्स को भी कहा था। इनकी बुक्स हैं द ह्यूमन कंडीशन, जो कि 1958 में पब्लिश हुई, ऑन रिवोल्यूशन, ऑन वायलेंस। अगर आपको सारे वेस्टर्न थिंकर्स की बुक जानना है तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म इन वन कंट्री? हिंदी में एक देश में समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस है मार्क्स, बी लेनिन, सी स्टालिन, डी माओ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जोसेफ स्टालिन ने सोशलिज्म इन वन कंट्री की बात की थी। 1924 में इन्होंने ये बात कही थी। बाद में सोवियत यूनियन ने इसे अप्लाई भी किया था, यानी कि अडॉप्ट किया था। क्या कहा था इन्होंने इसमें? इन्होंने कहा था कि देखिए सोशलिज्म क्या है, जिसमें कि ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की समाज करता है। तो इन्होंने कहा कि दो गोल होने चाहिए, एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बहुत तेज़ी से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, और दूसरा था कलेक्टिविटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये दो मुख्य गोल स्टालिन ने रखे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हु टेक्स प्राइमरी गुड्स एज द यार्डस्टिक फॉर इक्वालिटी? हिंदी में ये होगा कि प्राइमरी गुड्स को किसने मापदंड के रूप में रखा समानता के लिए? ए ड्वार्किन ने, बी लास्की ने, सी रॉल्स ने, डी फ्रीडमैन ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स ने ही कहा था कि अगर प्राइमरी गुड्स सबके पास है तो वहाँ पर समानता होगी। इनके अकॉर्डिंग प्राइमरी गुड ही एक ऐसा मापदंड है जिससे कि हम जान सकते हैं कि लोगों में समानता कितनी है। अब प्राइमरी गुड की बात इन्होंने कहाँ की थी? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में इनकी पब्लिश बुक थी। उसी में इन्होंने प्राइमरी गुड्स के बारे में बताया था। इनके अकॉर्डिंग प्राइमरी गुड्स वो होते हैं जो कि डिज़ायरेबल होते हैं फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, जो कि हर इंसान पाना चाहता है, उसके लिए यूज़फुल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उपयोगी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं हेल्थ, किसी के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, किसी की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, इनकम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वेल्थ है। ये प्राइमरी गुड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि रॉल्स ने दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर बुक नेम द रेस्ट ऑफ द अर्थ वॉज पब्लिश्ड? द रेस्ट ऑफ द अर्थ बुक किस ईयर में पब्लिश यानी कि प्रकाशित हुई थी? ए 1972 में, बी 1960 में, सी 1964 में, डी 1961 में। बताइए बुक्स, ऑथर्स, ईयर ऑफ पब्लिश आपके लिए तीनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को रखा
ताकि आपको ईयर भी पता होना चाहिए बुक का। वैसे करेक्ट आंसर क्या होगा? द रेस्ट ऑफ द अर्थ बुक 1961 में पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु हैज डिस्क्राइब्ड नेचुरल राइट्स एज नॉनसेंस अपॉन स्लिट्स। प्राकृतिक अधिकारों को किसने स्लिट्स पर बकवास कहा है? ए बुर्के ने, बी बेंथम ने, सी थॉमस पेन ने, डी ह्यूम ने। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि किस थिंकर ने नेचुरल राइट्स को बिल्कुल खारिज कर दिया था। वो प्राकृतिक अधिकारों पर विश्वास नहीं रखता था और उसने उसे बकवास कहा था कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बेंथम नेचुरल राइट के थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते थे, जो कि लॉक ने दी थी कि एक नेचुरल राइट होना चाहिए सारी जनता के लिए और वो राइट उसके पास ही होना चाहिए, वो स्टेट के सॉवरेन को नहीं देंगे, वो उनके प्राकृतिक अधिकार हैं, वो खुद के पास रखेंगे। पर बेंथम ने ये डॉक्ट्राइन नहीं मानी। इन्होंने कहा कि अगर नेचुरल राइट की ही बात होने लगेगी तो गवर्नमेंट कभी वर्क ही नहीं कर पाएगी। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी अगर लोग अपने पास ही रखे हुए हैं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिमोलिश हो जाएगी। इसलिए इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहा था। बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फादर हैड प्लान्ड अ लीगल फॉर हिज सन बट सन हैड नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट, हु वाज द सन। हिंदी में, पिता ने अपने बेटे के लिए एक कानूनी योजना बनाई थी लेकिन बेटे का कोई झुकाव नहीं था। बेटा कौन था? ए एरिस्टोटल, बी मैकियावेली, सी जॉन लॉक, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को रखने का सिर्फ एक इतना पर्पस था कि ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा चुका है और इसका आंसर मोस्टली लोगों को नहीं आता कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो ये किसके बारे में बात की गई है? ये बात की गई है विलियम हेनरी हैरिसन के बारे में, जो कि 9th यूएस के प्रेसिडेंट थे और उनके फादर थे बेंजामिन हैरिसन। उन्हीं के बारे में ये लाइन लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन। हिंदी में, विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत मुख्य रूप से आधारित है। ए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, बी विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, सी द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, डी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का साधन। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट लोगों को इसका आंसर पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इस थ्योरी में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक क्लास स्ट्रगल चलता है कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास के बीच में, जिसमें कि कैपिटलिस्ट क्लास वर्कर क्लास से काम बहुत ज़्यादा लेती है और उस हिसाब से उनको पे नहीं करती है और साथ में पेमेंट तो कम देती ही देती है। लेकिन सरप्लस वैल्यू में एक बात कही गई कि जो काम वर्कर्स करते हैं उसको मार्केट में वो सेल करके, यानी कि बेच करके जो भी प्रॉफिट मिलता है वो कैपिटलिस्ट क्लास अपने पास रख लेती है, वर्कर्स को नहीं देती है वो सारा प्रॉफिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोशलिज्म इज लाइक अ हैट विच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट, हु सेड दिस। समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। जिसने यह कहा? ए C.E.M. जोड ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी मिल ने, डी गार्नर ने। सोशलिज्म के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दी है आपको यहाँ पे बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसलिए मैं स्टेटमेंट्स देती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेटमेंट को किसने कहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो कई सारे स्टेटमेंट होंगे कई थिंकर्स के, पर ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इज रिटन बाय। लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन किसने लिखा है आपको बताना है। ए J. Osmill ने, बी थॉमस हॉब्स ने,
सी हीगल ने, डी जर्मी बेंथम ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है हीगल। हीगल ने ही लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन लिखी है, जो कि कब पब्लिश हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बुक, ऑथर और ईयर ऑफ पब्लिशिंग मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1805 में पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, इट वुड बी द लास्टिंग बेनिफिट टू पॉलिटिकल साइंस इफ द होल कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इज सरेंडर्ड, हु सेड। हिंदी में, अगर संप्रभुता की पूरी अवधारणा को आत्मसमर्पण कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान का अस्थायी लाभ होगा। किसने कहा? ए लास्की ने, बी गेटल ने, सी गिलक्रिस्ट ने या डी प्लेटो ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लास्की, हैरोल्ड लास्की का ये स्टेटमेंट है। आप इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स नोट्स कर सकते हैं, या नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों ही एक ही बात है, बस आपके माइंड में होना चाहिए, ये जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को विपक्ष की अनुपस्थिति के बारे में के रूप में परिभाषित करता है? ए जॉन लॉक, बी रूसो, सी थॉमस हॉब्स, डी जे.एस. मिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस हॉब्स ने ही फ्रीडम को एब्सेंस ऑफ अपोजिशन कहा था, यानी कि ये नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, जहां पर कि स्टेट इंटरफेयर ना करे, इंडिविजुअल अपने जो हिसाब से उसको काम करना है अपने अच्छे के लिए वो अपना काम कर सकता है, स्टेट को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु सेड डेमोक्रेसी इज अ चार्मिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फुल ऑफ वैरायटी डिसऑर्डर एंड डिस्पेंसिंग अ सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी टू इक्वल्स एंड अनइक्वल एलाइक। हिंदी में, किसने कहा लोकतंत्र सरकार का एक आकर्षक रूप है जो विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं से भरा है और समान और असमान के समान समानता का प्रसार करना है? ए इरेटोस्थेनेस ने, बी प्लेटो ने, सी डायोपेंथस ने, डी एपिमेनिडेस ने। बताइए डेमोक्रेसी के बारे में किसने ये बात कही है, किसका स्टेटमेंट है ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो का ये डेमोक्रेसी के बारे में स्टेटमेंट है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन है, इन विच बुक ऑफ कार्ल मार्क्स द स्टेटमेंट रिलीजन इज द अफीम ऑफ पीपल इज मेंशन्ड। हिंदी में, कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में धर्म लोगों की अफीम है कथन का उल्लेख किया गया है? थेसिस ऑफ यूरबैक में, जर्मन आइडियोलॉजी में, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट में। धर्म लोगों की अफीम है, बताइए किस बुक में कार्ल मार्क्स ने ये मेंशन किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट में ही कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। अगर आपको इसका ईयर जानना है या कार्ल मार्क्स ने और कौन सी बुक लिखी है, तो आप जाकर प्लीज़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और उनकी जो भी बुक्स हैं उसका मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है, परमानेंट रेवोल्यूशन वाज propounded बाय, अस्थायी क्रांति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ए एंजल्स, बी लेनिन, सी ट्रॉट्स्की, डी मार्क्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की ने ही अस्थायी क्रांति की बात की थी। इनकी तो एक पॉलिटिकल थ्योरी की बुक भी है जिसका नाम है परमानेंट रेवोल्यूशन। इन्होंने कहा कि अगर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहीं पर हो रहा है तो वो ऐसा हो जहाँ पर जो क्लास क्रांति कर रही है वो इंडिपेंडेंटली अपने इंटरेस्ट की बात रखे, उसको अपने अपोजिशन की हेल्प की कोई ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
15th क्वेश्चन है द आइडिया दैट वर्च्यू इज नॉलेज इज एट्रीब्यूटेड टू। गुण ज्ञान है का श्रेय निम्नलिखित को दिया जाता है। ए एरिस्टोटल को, बी प्रोफेसर गार्नर को, सी मॉन्टेस्क्यू को, डी नन ऑफ द अबव को। बताइए वर्च्यू इज नॉलेज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने कहा गुण ज्ञान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो कहा किसने? सोक्रेट्स, यानी कि सुकरात की ये बात है कि गुण ज्ञान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट डिड हॉब्स सपोर्ट इन लेवियाथन। लेवियाथन में हॉब्स ने किस तरह की सरकार का समर्थन किया? ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, संवैधानिक राजतंत्र, बी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी एब्सोल्यूट मोनार्की, संपूर्ण एकाधिपत्य, डी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। बताइए हॉब्स ने लेवियाथा जो कि उनकी बुक थी उसमें उन्होंने किस तरह की सरकार का समर्थन किया था? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट मोनार्की, संपूर्ण एकाधिपत्य की ही बात लेवियाथन में की गई थी। इसलिए हॉब्स के जो सॉरेन था, जो संप्रभु था, उसका नाम लेवियाथन माना जाता है कि वो लेवियाथन है, वो सर्वश्रेष्ठ है। यही बात हॉब्स ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन देखिए ओनली द विल ऑफ सॉरेन कैन बी द सोर्स ऑफ लॉ, हु सेड इट। केवल प्रभुसत्ता की इच्छा ही कानून का स्रोत हो सकती है, किसने कहा? ए थॉमस हॉब्स ने, बी जॉन ऑस्टिन ने, सी ग्रोटियस ने, डी नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स ने ही कहा था कि जो संप्रभु की इच्छा होगी उसी पर बेस्ड लॉ बनेगा। यानी कि जो कानून बन रहा है वो संप्रभु के ऊपर लागू नहीं होगा। बाकी जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट में, समझौते में, जो कि हॉब्स ने कराया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज समझौता कराया था लोगों के बीच में, वो जो कानून बनाएगा वो बाकी लोगों के लिए होगा, पर संप्रभु उससे बाहर है। उस पर वो कानून जो बनाएगा वो उस पर लागू नहीं किया जाएगा, बाकी लोगों पर उसका कानून का जो पालन है बाकी लोगों को करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मोरल राइट्स वाज यूनिशिएटेड बाय। नैतिक अधिकारों का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ए टॉम पेन के द्वारा, बी टी.एच. ग्रीन के द्वारा, सी जेरमी बेंथम के द्वारा, डी वोल्टायर के द्वारा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थ्योरी ऑफ मोरल राइट्स, बताइए नैतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टी.एच. ग्रीन ने ही थ्योरी ऑफ मोरल राइट्स दी थी। इन्होंने कहा कि मोरल राइट अगर होगा तभी कॉमन गुड होगा, यानी कि सबका अच्छा तभी हो सकता है जब वहां पर नैतिक अधिकार लोगों को मिले हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी इज एसोसिएटेड विथ। हिंदी में लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किससे जुड़ी है? ए प्लेटो से, बी लॉक से, सी रूसो से, डी ऑस्टिन से। मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा। और इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकप्रिय संप्रभुता की बात रूसो ने की थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जहां पर लोगों की चले, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हो जो एक साथ आकर के जो वहाँ का कानून है उसे बनाएं, वहाँ गवर्नमेंट चूज़ करनी हो चूज़ करें, यानी कि जो भी डेली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लॉज हैं वो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सिटीजन्स ही बनाएं। और रूसो ही सबसे पहले जनरल विल की बात करते हैं, सामान्य इच्छा की। इन्होंने लोगों को बहुत प्रायोरिटी दी है। करेक्ट। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। देखिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए, इसीलिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है।
कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस जरूर लगाया करिए। इसके पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, सब पर क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर लगाइएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे ये आपके लिए ही अच्छा होगा। पढ़ने को क्या है, पढ़ने को तो आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर जब आप क्वेश्चन ही नहीं लगा पा रहे हैं तो आप समझेंगे कैसे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। थ्योरी पढ़ना आसान है, पर अगर उस थ्योरी से कोई क्वेश्चन आ जाए और वो लगाना बहुत टफ है, इसलिए क्वेश्चंस लगाया करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपके बेनिफिट की ही बात है। और क्वेश्चन पे अगर आप वो क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसके आंसर पे भी ध्यान दिया करिए कि क्या वो आंसर सही है, इसलिए क्वेश्चंस लगाया करिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस लगाइए। और आज आपने जो भी स्कोर गेट किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, और अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिएगा जो यूसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। लगातार क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसलिए सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, नए हैं इस चैनल पे तो। थैंक यू।